नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है और हमारे साथ देखिए इस वक्त जाने-माने चिकित्सक डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत आपका इस बहुत प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद विभा जी। सर चूँकि चाहे वो दिल्ली हो, नोएडा हो या फिर राजधानी पटना की बात कर लें या बिहार के किसी भी ज़िले की बात कर लें, इस वक्त सबसे बड़ी जो परेशानी सामने आ रही है वो है पॉल्यूशन को लेकर। प्रदूषण इस कदर है कि लोगों को कई तरह की समस्याएँ जो अब तक नहीं उठानी पड़ रही थी, वो सब सामने आ रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि इन हालातों में लोगों को क्या करना चाहिए? खुद के स्तर से किस तरह की कोशिश करनी चाहिए? देखिए, अभी प्रदूषण का लेवल इतना ज़्यादा हो रहा है और इस कारण से बहुत सारे क्रोनिक डिजीज़ेज़ जैसे हार्ट की समस्या, स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक की समस्या, लंग्स में हँफनी और दम फुल्ली की समस्या, ये सब बहुत तेज़ी से बढ़ी है। हाल के दिनों में देखा गया कि इंडिया जो है वो कैपिटल बनता जा रहा है कार्डियक प्रॉब्लम्स का और विभिन्न तरह के क्रोनिक डिजीज़ का। एक बहुत बड़ा कारण प्रदूषण है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में जो वातावरण में विभिन्न तरह के जो गैस निकलते हैं ना, जैसे कि आपका ओज़ोन होता है, जो फ्री रेडिकल्स बनाता है, इन्फ्लेमेशन करता है शरीर के अंदर में, जैसे कार्बन हुँ, मोनोक्साइड होते हैं, सल्फर ऑक्साइड होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर जो होता है, जो वातावरण में हेवी मेटल्स फैलते रहते हैं, लेड होता है, ये सब फ्यूल्स में, गाड़ियों के धुएँ जो हैं उसमें, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होते हैं, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो होते हैं, कोल से जो पावर निकलता है उसमें, और जब जलाई जाती है पराली या इस तरह की चीज़ें वायु को प्रदूषित करती है, और जो एक्यूआई लेवल लिखा जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप जब श्वास ले रहे हैं ना, तो आपके सांस के साथ इतनी जहरीली गैसें शरीर के अंदर में प्रवेश करी और वो ब्लड में मिल करके शरीर के सभी अंगों में, हार्ट में, ब्रेन में, आपके फेफड़ों में, लिवर में, किडनी में, सारे अंगों में जा रही है। और हार्ट अटैक का भी एक बहुत बड़ा कारण ये प्रदूषण है। लोग नहीं समझ पाते हैं कि डायरेक्टली हार्ट अटैक प्रदूषण से कैसे रिलेटेड है। जो आर्टरी होती है ना, हृदय की धमनियाँ जो होती हैं, वो इन्फ्लेम्ड रहता है जी। और उसमें जल्दी से प्लेग सिस्टम जाता है। इसलिए बहुत खतरनाक स्थिति, और इससे बचने के लिए जो आपने पूछा, इंडिविजुअल स्तर पर 3-4 बातें करनी आवश्यक होंगी। पहला, कि जो अब अभी हम लोग देखते हैं जितने व्यक्ति उतनी गाड़ियाँ इस तरह की होती है, एक गाड़ी पर एक आदमी जा रहे हैं, ये मिनिमम करना होगा। जो कम्युनिटी पूलिंग होती है ना, उसमें करनी होगी। कोई खाली गाड़ी ना जाए क्योंकि उसमें पॉल्यूशन निकल रहा है, 6 आदमी एक साथ जाएँगे, पॉल्यूशन कमेगा। और साथ ही साथ अ, ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्विच करना होगा इलेक्ट्रिकल गाड़ी, इलेक्ट्रिकल चीज़ों पर, जिसमें कि ज़्यादा धुआँ, ज़्यादा लेड ये सब नहीं निकलता हो। और इसके साथ-साथ जो कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट की डिफरेंट मेथड्स हैं, उसको प्रमोट करना आवश्यक होगा। अ, और सारे व्यक्तियों को अपने घर के आस-पास एक व्यक्ति एक पेड़ की आवश्यकता है, उसे लगाएँ जिससे ऑक्सीजन मिलता रहे प्रॉपर, और बहुत सारे वातावरण में जो पॉल्यूशंस हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, वो कमें। और इसके साथ नो टू प्लास्टिक भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लास्टिक से वो चोक करता है, वो ग्राउंड वाटर में नहीं जाने देता है। माइक्रो प्लास्टिक शरीर के अंदर में, आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी की लैंसेट एक बहुत प्रेस्टीजियस पत्रिका है, उसमें स्टडी हुई थी कि नवजात बच्चों में, महिलाओं में, सभी में माइक्रो प्लास्टिक्स ब्लड के अंदर मिल रहे हैं। ये भी एक पॉल्यूशन से ही आ रहा है। तो प्लास्टिक्स को नो करें। देखिए, प्लास्टिक जलता है जब, उससे भी पॉलीमर जो वातावरण में जाते हैं, वो माइक्रो प्लास्टिक्स बहुत गहरीले, बहुत जहरीले अवयव बन करके शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो नो टू प्लास्टिक, एवरीवन शुड से नो टू प्लास्टिक। सभी लोगों को प्लास्टिक को एकदम मना कर दीजिए अपने घर में। और इसके साथ-साथ जो सरकार को अपने लेवल पे लेने हैं, ओपन में कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है आपके घर के आस-पास, उसे खबर करें, उसे बताएँ कि क्लोज़्ड एरिया में कंस्ट्रक्शन हो। कहीं भी ओपन में अगर कोई ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रक में बालू है या कोई तरह के सीमेंट मटेरियल है, किसी तरह का इस तरह का मटेरियल है, वो ढका हुआ रहना चाहिए घर के अंदर और बाहर। और अभी अपने घर के आस-पास में पानी पटा करके रखे हैं जिससे कि धूल ना उड़े, इसका ध्यान रखें। इन सब चीज़ों को, और अपना मास्क का प्रयोग करना ज़रूरी होगा, क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर से भी आप बच पाएँगे और कुछ हद तक जो इन्फेक्शन हो रहा है उससे भी बचेंगे और कुछ पॉल्यूटेंट से भी बच पाएँगे।
इतना अपने लेवल सर, पर चूँकि करना ज़रूरी है। बच्चे ये आम आदमी चूँकि अमूमन बहुत ज़्यादा सेंसिबल या सिंसियरली इसे नहीं लेता है चीज़ों को, जब तक कि बहुत एक्सट्रीम लेवल तक वो नहीं पहुँच जाते हैं। एक आम आदमी कैसे समझे कि ये पॉल्यूशन की वज़ह से वो अफ़ेक्टेड हो रहा है? क्योंकि पहले लोग ये मान रहे थे कि भई पॉल्यूशन की वज़ह से चीज़ें जो हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक नहीं होती। लेकिन आपने जिस बात की चर्चा की कि अब ये क्रॉनिक डिज़ीज़ के तौर पर भी सामने आ रही हैं। सिम्पटम्स किस तरीके से पहचानें कि भई ये पॉल्यूशन की वज़ह से परेशानी आपको हो रही है? देखिए, यदि किसी भी व्यक्ति को अभी अ, आँखों में लालीपन आ रही है, आँख खुजली कर रही है, नोच रहा है, आँखों से पानी आ रही है, नाक से पानी आ रही है, स्नीज़िंग होनी शुरू हुई है जो पहले नहीं होती थी, छींक आ रही है, नाक जाम हो जा रहा है, बीच-बीच में लगता है कि हम साँस लेने में थोड़ी नेज़ल म्यूकोसा का इन्फ्लेमेशन हो रहा है और इसके साथ-साथ थ्रोट में इरिटेशन किसी को हो रही है जो पहले नहीं होती थी, गले में लगता है सुसुराहट हो रही है। उसके साथ खाँसी अगर आने लगी, थोड़ी-सी साँस लेने में तकलीफ होती है, हफ़्नी टाइप की होती है और इसके साथ-साथ बहुत बार देखा गया कि जब दिन भर पॉल्यूशन में रहते हैं, घर के अंदर आकर के भूख भी कम लगती है, इरिटेबिलिटी बढ़ती है, अनिद्रा बढ़ती है, स्लीप में डिस्टर्बेंस होने लगते हैं और इसके भी आगे की जब स्थिति होती है, तो जब लंग्स में आवाज़ भी जो एस्थमेटिक है, जो जिनको एलर्जी पहले से है, उनको उनको सो करके लंग्स में साँस लेने में आवाज़ भी होने लगती है और इस तरह के सिम्पटम्स अगर आ रहे हैं, तो आप समझ लें कि ये डायरेक्ट अभी एक्यूट सिम्पटम्स आपको एलर्जी के या पॉल्यूशन के आ रहे हैं। लेकिन इसके क्रोनिक सिम्पटम्स जो बहुत खतरनाक हैं, जैसा मैंने बताया कि आप जैसे साँस अब एक्यूआई 400 का हम जा रहे हैं रोड पर हमारे हमारे हाथ में नहीं है और साँस में चला गया वो एक्यूआई 400, 500, 600 तो वो क्या कर रहा है कि शरीर के अंदर के सारे धमनियों को इन्फ्लेम कर रहा है और इन्फ्लेम्ड आर्टरीज़ जो होती हैं, वो प्लेक्स बनने के लिए, उसको अंदर में काई जमने के लिए या उसके उसके मोटाई को कम करने के लिए इन्फ्लेम्ड आर्टरियाँ बहुत आसानी से उसके अंदर में प्लेक्स जम सकते हैं और हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन के अंदर की ब्लड सप्लाई कम सकती है। इस समय में अगर हुआ तो क्रोनिक इफेक्ट, लॉन्ग इफेक्ट बताते हैं हम। यानी कि डॉक्टर तेजस्वी सिर्फ़ कोरोना से बचने के लिए मास्क की ज़रूरत नहीं थी। आपको अभी भी जब आप ऐसी जगहों पर हैं जहाँ पर एक्यूआई लेवल ज़्यादा है या फिर आपके आस-पास कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं या फिर अमूमन जब लोग बाहर निकलें, तो मास्क का इस्तेमाल एहतियात के तौर पर उन्हें करना चाहिए अभी भी? जी, अभी जहाँ का एक्यूआई लेवल बहुत हाई है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स जिसे हम लोग कहते हैं वो हाई है, तो वो क्या होगा कि आपके लंग्स में जाके डिपॉज़िट हो सकता है। तो आपको पूरी तरह से तो बचाव नहीं कर पाता है ये मास्क आपके गैसेस से, लेकिन बहुत हद तक बहुत पार्टिकुलेट मैटर से और बहुत चीज़ों से बचाव करता है। जहाँ का एक्यूआई लेवल बहुत हाई है, वहाँ पर जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है जैसा आपने बताया कि उसमें भी पार्टिकुलेट मैटर्स हवा में उड़ते रहते हैं। वहाँ पर मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। बच्चों को कैसे बचाएँ? क्योंकि बड़े तो फिर भी डॉक्टर मास्क का इस्तेमाल कर लेंगे। उनसे ये कहा जा सकता है कि भाई आप ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स हैं उनका इस्तेमाल इस रूप से करें। लेकिन बच्चे अफ़ेक्टेड होते हैं बड़ों की वजह से। उन बच्चों को क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है? माँ-बाप उनके स्तर पर क्या करें? क्या खान-पान में किसी चीज़ को शामिल करके इसे दूर रखा जा सकता है? या फिर किसी तरह के प्राणायाम, योगा इन सब चीज़ों की वजह से भी बच्चों को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? हाँ, 2-3 चीज़ें करने से बच्चे स्ट्रॉन्ग होंगे। सबसे पहले तो है कि जहाँ का एक्यूआई लेवल बहुत हाई है, वहाँ आउटडोर में, ओपन में बच्चों को खेलने ना भेजें अभी। और इंडोर में जहाँ छोटे बच्चे हैं, जो सेंसिटिव हैं, वहाँ पर कोशिश करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं करेगा लेकिन एयर प्यूरीफायर का प्रयोग करें, जैसे बहुत लोग एयर कंडीशनर का प्रयोग प्रयोग करते हैं, उस तरह से एयर प्यूरीफायर का प्रयोग करके उसके लोकली आप थोड़ा-सा कंट्रोल अपने पॉल्यूशन लेवल को कर सकते हैं, जहाँ बच्चे रह रहे हैं अंदर में, इंडोर में। तीसरी चीज़ है कि अगर आप खान-पान पर ध्यान रखते हैं, जिससे इम्यून बूस्टर होता है, जो थोड़ा-सा फ्री रेडिकल्स को निकालने में आसानी करता है, उसको काउंटर करता है, जो पॉल्यूटेंट्स आ रहे हैं। तो उसमें है कि अगर आप फ्रेश सूप देते हैं बच्चों को, मल्टी वेजिटेबल्स का टमाटर का, जिसमें कि लाइकोपीन होता है, विटामिन ए होता है और अन्य तरह की चीज़ें होते हैं, जो म्यूकोलिटिक भी होता है सूप। तो उससे हुँ। कफ के द्वारा बहुत सारे जो जमे हुए पदार्थ होते हैं, जो साँस के द्वारा चले गए हैं लंग्स में, वो सब निकलने में आसानी होती है। तो खान-पान पर विशेष ध्यान दें और जंक फूड का सेवन अवॉइड करें, कोल्ड ड्रिंक्स या ठंडा चीज़ या
जिसमें एम्प्टी कैलोरीज केवल रहती हैं, उसे अवॉइड करें। और इसके अलावा प्राणायाम या योगा तो बहुत अच्छा हेल्थ इफेक्ट रहता है लंग्स को, आपके लंग्स को हेल्दी करने के लिए। तो उसका एक नेचुरल उसको अपने लाइफ स्टाइल में बच्चों को इनकलकेट कराएं, और पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ लाइफ स्टाइल, लाइफ के टाइमिंग का अपना मैनेजमेंट का एक पार्ट रहे कि जो अपने शरीर पर दे, शुरू से ही बच्चे को सीखना चाहिए। और योगा प्राणायाम से भी बहुत फायदा होता है। और बच्चे को स्लीप भी, अगर साउंड स्लीप आती है, 6 से 7 घंटे 8 घंटे सोते हैं बच्चे साउंड स्लीप, तो उससे भी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो इस तरह की चीज़ों को बच्चों को करने से उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी और थोड़ा इसका पोल्यूशन का इफेक्ट भी कम पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर तेजस्वी, चूँकि जो मरीज़ पहले से ही सांस संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं, जिन्हें पहले से ही तकलीफ है, उन लोगों के लिए क्या सजेशन आप देंगे? क्योंकि उनके बस में भी कुछ नहीं होता है। जब वो उन परिस्थितियों में घर में ही ज़्यादातर रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद चूँकि परेशानी उनके सामने पहले से है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, उनको तो बहुत विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले से उन्हें एलर्जी की शिकायत के कारण से लंग्स में प्रॉब्लम है, अस्थमा है, सीओपीडी है। तो उन्हें 2-3 बातों पर ध्यान रखना। उन्हें मास्क का प्रयोग करना बाहर निकलने के पहले तो ज़रूर से, और जहाँ एक्यूआई लेवल बहुत हाई है, वहाँ जाना अवॉइड करना है, अनलेस एंड अनटिल कि बहुत ज़रूरी ना हो। और उन्हें जो एंटी एलर्जिक और ब्रोंकोडायलेटर दवाइयाँ होती हैं, जिससे लंग्स का सिकुड़न को फैलाती हैं, वो ज़रूर से रखना है। और इन्हेलर अपने पास हमेशा रखना है अभी, जिससे कि कभी भी आपके जो अटैक को कंपाउंड कर दे, या फिर अटैक को जो डबल कर देगा ये पोल्यूशन, तो उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे नलिफाई करने के लिए, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए आप अपना इन्हेलर का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि लंग्स की कैपेसिटी बनी रहे और आप सांस लेने में आपको परेशानी ना हो। और डॉक्टर उन्हें खान-पान में भी अगर बहुत विशेष ध्यान रखना है। खान-पान में डॉक्टर उन्हें चूँकि जी। बिल्कुल। तो खान-पान की खान-पान में बात आप कर ठंडे रहे थे चीज़ों को डॉक्टर, नहीं लेना बिल्कुल। है। तो क्या किस खान-पान तरह में के ठंडा खान-पान से उन जी, जिन्हें अस्थमा है, जिन्हें सीओपीडी है, उन्हें ठंडा कोई चीज़ अभी नहीं खानी है। और उन्हें सूप या काढ़ा चिकित्सीय देख-रेख में उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि उनके लंग्स में हेल्दी भी रहे और जो ऑब्नॉक्सियस पदार्थें हैं, वो कफ के द्वारा निकलती रहें। डॉक्टर, अब मैं अपने इंटरेस्ट से भी सवाल पूछ लूँ, चूँकि हम जैसे वर्किंग जो लोग ज़्यादातर वक़्त 8 से 10 घंटे एसी में ही बैठ रहे हैं, एसी में ही काम कर रहे हैं, और उसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं, तो ऐसे वातावरण से आपका सामना हो जाता है, जिस पर आपका कोई बस भी नहीं है। और उसके बाद फिर आप जब जहाँ घर पहुँचते हैं, वहाँ पर भी उसी तरह की परिस्थितियाँ हैं। तो हम जैसे तमाम वर्किंग लोगों को क्या करना चाहिए, जिससे कि हम इसे एट लीस्ट कम कर सकें या इससे कम प्रभावित हो सकें? जी, देखिए, सबसे पहले तो है कि अभी टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो एसी में अगर कोई आदमी बहुत लंबे समय तक काम करे, रात में सो जा रहे हैं, तो उन्हें बॉडी एक हो रहा है, बोन्स में पेन होता है ठंडे के कारण से, जिन्हें जॉइंट का पेन है या कोई, तो उसमें भी पेन बढ़ सकता है। तो एसी अगर मस्ट है यूज़ करना, कंपल्शन है, तो उसे उसकी टेम्परेचर को ऐसे रेगुलेट करके रखें जिसमें कि केवल ह्यूमिडिटी खत्म होती है और ठंडा नहीं हो। 28-29 पे भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि एयर जो है कंडीशन्ड भी रहेगा रूम के अंदर, आपको ठंडे का जो इफ़ेक्ट भी नहीं आएगा। तो उसको हाई टेम्परेचर पर एसी को फिक्स करके रखना अभी ज़रूरी होगा। और साथ में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का डिफ़रेंस बाहर में अंदर में नहीं हो, थोड़ी गर्मी बर्दाश्त हो जाए तो कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफ़रेंस से अवॉइड करें। और खान-पान में भी अंदर में जब रहें तो सूप का प्रयोग ज़्यादा करें। जैसे जो वार्म पेय पेय पदार्थ होते हैं, कॉफ़ी है या टी है, उससे भी ग्रीन टी है, उससे भी फ़ायदा होता है, आराम पहुँचता है लंग्स को भी और बॉडी को भी। तो उस तरह की चीज़ों का प्रयोग करें तो आप बेहतर है। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर तेजस्वी, आपने जी, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, और उम्मीद हम करते हैं कि लोग अपने और अपनों की सुरक्षा के लिए इन छोटे-छोटे उपायों को ज़रूर अपनाएँगे, और आप सुरक्षित रहेंगे, ये हम सब चाहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। जी।